वेजाइनल ईचिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर निधि राठौर और आज हम बात करेंगे वेजाइनल ईचिंग के बारे में, जो हर वुमेन को कभी ना कभी लाइफ टाइम में जरूर परेशान करती है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको वेजाइनल ईचिंग बार बार हो रही है और क्रीम यूज करने के बाद सिर्फ टेम्पररी रिलीफ ही मिल रहा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेजाइनल ईचिंग के एग्जैक्ट कॉजेस क्या हैं, गलत ट्रीटमेंट से क्या नुकसान होता है और वेजाइनल ईचिंग के केस में सबसे सेफ और परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, हेल्दी वेजाइना का जो पीएच होता है वो थोड़ा सा एसिडिक होता है, जो हमारे गुड बैक्टीरियाज को वहाँ पर मेंटेन करके रखता है। और जब ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है तब हमें इन्फेक्शन, ईचिंग, डिस्चार्ज और इरिटेशन देखने को मिलता है। लेकिन वेजाइनल ईचिंग के केस में सिर्फ ईचिंग को सप्रेस करना ट्रीटमेंट नहीं है। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेजाइनल ईचिंग के क्या कॉज हो सकते हैं। तो सबसे पहला कॉज है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में हमें वाइट थिक डिस्चार्ज के साथ सीवियर ईचिंग देखने को मिलती है। और अक्सर फंगल इन्फेक्शन उन फीमेल्स में बार बार देखने को मिलता है जिनकी इम्यूनिटी लो होती है और जिन्हें शुगर इम्बैलेंस होता है। सेकेंड है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इसमें हमें हल्की सी फिशी स्मेल के साथ ग्रेइश व्हाइट डिस्चार्ज मिलेगा और ईचिंग माइल्ड रहेगी लेकिन लंबे समय तक बनी रहेगी। और बैक्टीरियल वेजिनोसिस को अगर ट्रीट नहीं किया गया टाइमली तो ये पेल्विक इन्फेक्शन भी कॉज कर सकता है। थर्ड, हार्मोनल इम्बैलेंस रिलेटेड ईचिंग। अक्सर पीसीओएस, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और मीनोपॉजल एज में हमें वेजाइनल ईचिंग देखने को मिलती है क्योंकि इस समय हमारे हार्मोन इम्बैलेंस रहते हैं। इन केसेस में हमें वेजाइनल ड्राइनेस के साथ ईचिंग देखने को मिलती है, लेकिन डिस्चार्ज नॉर्मल होता है, काफी कम होता है। कभी भी हमें सीवियर डिस्चार्ज देखने को नहीं मिलता। यूज ऑफ केमिकल्स और इरिटेंट्स, जैसे कि बहुत सारी फीमेल्स को आदत होती है कि वो रेगुलरली वेजाइनल वॉश यूज करती हैं, सोप यूज करती हैं। ये सारी चीजें आपके वेजाइनल एरिया को इरिटेट करती है और वहाँ का पीएच बैलेंस डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से वो एरिया इन्फेक्शन प्रोन हो जाता है। एंड द लास्ट वन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डायबिटीज। बहुत सारी फीमेल्स में हमें डायबिटीज के टाइम पे भी वेजाइनल ईचिंग देखने को मिलती है। तो अगर आपको वेजाइनल ईचिंग के साथ फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन हो रहा है और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है तो एक बार शुगर टेस्ट जरूर करवाएं। हो सकता है ये वेजाइनल ईचिंग का कॉज कहीं ना कहीं डायबिटीज हो। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो फीमेल्स करती है जिनसे वेजाइनल ईचिंग की प्रॉब्लम क्रॉनिक हो जाती है। देखिए, जब भी फीमेल्स को वेजाइनल ईचिंग होती है फॉर द फर्स्ट टाइम, वो कभी भी डॉक्टर को दिखाने नहीं जाती। उसे लगता है ये ईचिंग नॉर्मल है। जब वो उस ईचिंग से परेशान होने लगती है तो सबसे पहले वो या तो कोई क्रीम यूज करती है या फिर कोई मेडिसिन यूज करती है। और ये जो क्रीम और मेडिसिन होते हैं ये टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे फीमेल को अच्छा फील होता है और उसकी ईचिंग थोड़े टाइम के लिए सबसाइड हो जाती है। फिर उसके बाद जब फिर से ईचिंग होती है तो कुछ फीमेल्स या तो डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर से वही क्रीम और वही मेडिसिन यूज कर लेती हैं। इस वजह से क्या होता है, जो उनकी ईचिंग का डायग्नोसिस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। वो ईचिंग क्यों हो रही है वो प्रॉपर नहीं पता चल पाता और इसी वजह से ये इन्फेक्शन बार बार होता है और बहुत सी बार ये इन्फेक्शन क्रॉनिक बन जाता है। इसलिए ये गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले ओवर द काउंटर जाके मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। जब तक प्रॉपर डायग्नोसिस ना हो तब तक आप मेडिसिन ना लें। और जब भी आपको फॉर द फर्स्ट टाइम ईचिंग हो या ईचिंग आपको थोड़े टाइम 2-3 महीने से लगातार परेशान कर रही हो तो आप डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करें। और थर्ड, कभी भी वेजाइनल एरिया में किसी भी क्रीम को अप्लाई करने की आदत ना बनाएं। वो क्रीम बस थोड़े टाइम के लिए आपकी सफरिंग को रिलीफ देगा, लेकिन उससे जो डिस्ट्रक्शन होगा आपके वेजाइनल फ्लोरा का वो बहुत ज्यादा होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वेजाइनल ईचिंग के लिए सबसे सेफ और परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, तो हम उसी पे बात करेंगे। देखिए, जब आप क्रीम्स या एंटी फंगल मेडिसिन या एलर्जिक मेडिसिन यूज करते हैं तो वो थोड़े टाइम के लिए आपको रिलीफ देता है। वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, आपके इन्फेक्शन के कॉजेस या फिर किसी भी रूट कॉज पे वर्क नहीं करता। और यही कारण है कि जब आप क्रीम यूज करते हैं उसके थोड़े टाइम बाद आपको वो इन्फेक्शन वापस हो जाता है। इसीलिए इसकी रिकरेंसी बढ़ती जाती है और इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। लेकिन अब जो मैं ट्रीटमेंट डिस्कस करने वाली हूँ उसमें आपको आपकी प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन मिलता है। हम जो ट्रीट कर रहे हैं वो सिम्टम्स को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, वो ऑल ओवर पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, उसके रूट कॉज को ट्रीट कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ होम्योपैथी की। अब देखिए, होम्योपैथी का काम ईचिंग को रोकना नहीं है। हम ये समझते हैं कि ईचिंग क्यों हो रही है और ये ट्रीटमेंट
सिम्टम बेस्ड ना होके एक पेशेंट बेस्ड ट्रीटमेंट होता है, जिसमें पेशेंट को डिटेल में स्टडी किया जाता है, उसके ईचिंग के पैटर्न को समझा जाता है कि ईचिंग किस टाइम पे बढ़ जाती है, क्या खाने के बाद बढ़ जाती है, पीरियड्स के पहले होती है, पीरियड्स के बाद होती है, डिस्चार्ज कैसा है, डिस्चार्ज में कोई स्मेल तो नहीं है, डिस्चार्ज का मेंसेस से कोई रिलेशन तो नहीं है, बर्निंग, पेन और ड्राइनेस का पैटर्न कैसा है, क्या पहले भी कोई इन्फेक्शन रह चुका है बॉडी में, क्या कोई लंबे समय का एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लिया है पेशेंट ने। ये सारी बातें हमें समझना होता है ताकि हम समझ पाए कि इस फीमेल का रूट कॉज क्या है। और यही कारण है कि होम्योपैथी में सेम प्रॉब्लम होने के बाद भी पेशेंट की जो मेडिसिन होती है वो अलग अलग होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें होम्योपैथी क्यों चूज करना चाहिए। अब बहुत सारी फीमेल्स को पता ही नहीं है कि जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो बेस्ट ऑप्शन क्यों है उनके लिए। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है जो होम्योपैथी का, वो ये है कि ये नॉन हार्मोनल पिल्स होती है। इसमें कोई हार्मोन्स नहीं होते जो आपकी बॉडी के हार्मोन्स के साथ मिलके उनको डिस्टर्ब करे या आपकी बॉडी की हार्मोनी को डिस्टर्ब करे। सेकंड, ये स्टेरॉइड फ्री होते हैं। और अगर आप नहीं जानते कि आप स्टेरॉइड आपकी बॉडी को कैसे अफेक्ट करते हैं तो एक बार गूगल सर्च जरूर करिए। ये मेडिसिन आप लॉन्ग समय के लिए ले सकते हैं। आप ये PCOS में ले सकते हैं, प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, लैक्टेशन में ले सकते हैं, मेनोपॉजल एज में ले सकते हैं, इवन टीनेजर गर्ल्स भी इसे इजीली कंज्यूम कर सकती है। नेक्स्ट, होम्योपैथिक मेडिसिन से रिकरेंसी नहीं होती। रिकरेंसी के चांसेस 99.9% कम हो जाते हैं। और वेजाइनल की जो स्किन सेंसिटिविटी है वो भी नॉर्मल होती है। एंड द लास्ट वन इज नो डिपेंडेंसी। अगर आपको किसी भी तरह की मेडिसिन या क्रीम पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। एक बार आप ट्रीट हो गए, ठीक हो गए, तो आपकी डिपेंडेंसी मेडिसिन पे पूरी तरह खत्म हो जाती है। तो अगर आपको भी बार बार वेजाइनल ईचिंग की प्रॉब्लम है और आप बहुत सारे क्रीम्स, एंटीबायोटिक ट्राई कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, वो प्रॉब्लम आपकी बार बार हो रही है, और अगर आप सेफ और हार्मोन फ्री ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।